नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी अभी खबर मिली है कि चंडीगढ़ में किसानों के साथ सरकार के जो 3 योद्धा मंत्री बताए जा रहे थे, बात कर रहे हैं, वो वार्ता फेल हो गई है पूरी तरह से। क्योंकि वो मंत्री केवल कॉरम पूरा कर रहे हैं बातचीत का, और उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो किसानों की मांगों को मान सके और उसको अंजाम तक ले जाएं। ये केवल वक्त को बिताने के लिए इस तरह की मीटिंग्स का हवाला दिया जा रहा था। ये तीसरी बार वार्ता हुई थी। खैर, वो जो भी है वो सरकार के अपने निर्णय हैं, क्या करती है क्या नहीं। लेकिन हाँ, किसान अपनी जिद पर हैं। अब किसान दिल्ली कूच करेगा और किसी भी सूरत में वहाँ पर रुकने वाला नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि राकेश टिकैत ने भी अपना समर्थन दे दिया है और वो किसी भी समय उनके समर्थन में अपनी पूरी फौज या पूरी किसान यूनियन के साथ दिल्ली कूच का ऐलान कर सकते हैं। वो बार बार कह रहे हैं, मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे उनके, कि हम सब एक हैं, कहीं कोई इस तरह का भाव नहीं है कि हम अलग हैं। क्योंकि किसानों की जो मांग है वही उन किसानों की मांग है, वही हमारी मांग है। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत सरकार को क्या, बहुत ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जो अभी तक बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया जा रहा था, उस चंदे को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है। और एसबीआई जो ये बॉन्ड जारी करती थी, उसको कहा है कि 6 मार्च तक उसने कितने बॉन्ड जारी किए, कितना पैसा किसने दिया, क्या लिया दिया, सारा का सारा खर्चा, पूरा डाटा बताएं। और उस डाटा को चुनाव आयोग के समक्ष रखकर चुनाव आयोग को आदेश जारी किया है कि अगली 16 मार्च तक चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में जो भी चंदा जिस पार्टी को मिला है बॉन्ड के जरिए, वो सारा का सारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, जिससे आम जनता जान सके कि चंदा किसको कौन दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा अहम फैसला है आज, क्योंकि जनता के अधिकार बिल्कुल गड़बड़ा गए थे। क्योंकि जनता को पता ही नहीं था कि कौन व्यक्ति चंदा दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है, और बदले में पार्टी उस चंदे वाले के लिए क्या काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें साफ होंगी। जब वोटर अपना वोट देने जाएगा तो उसे पता रहेगा कि कांग्रेस को किस व्यक्ति ने चंदा दिया और किस वास्ते चंदा दिया है। अब हमें कांग्रेस को वोट देना है या नहीं देना है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को किस व्यापारी ने चंदा दिया है और वो इस चंदे को क्यों दे रहा है, ये सारी चीज़ें वोटर के दिमाग में क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि ये चंदा इस पार्टी को यानी भाजपा को इसलिए दिया गया था कि वो उसके आगे चल के काम कराएगी। और पूरी पिछली फहरिस्त जो भी रही है, अरुण जेटली ने अपने कार्यकाल में जब ये बॉन्ड लागू किया था, इस बॉन्ड के बाद से ये सारा पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस किस व्यापारी ने कब कब चंदा दिया, और फिर उसका एनालिसिस कर वोटर जान जाएगा कि ये चंदा क्यों मिला और उस चंदे के जरिए जो व्यापारी उस समय क्या था और बाद में क्या हो गया। ये सारी तस्वीरें एकदम से शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। मैं समझता हूँ इसमें भी ट्रांसपेरेंसी अब आएगी। लेकिन अब चुनाव आयोग के जरिए ये साबित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब बॉन्ड से चंदा नहीं लिया जाएगा। चंदा कैसे लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, उसकी बाकायदे पूरी व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे ही की जाए। रसीद के जरिए चंदा लिया जाए तो वो पता चल जाता है कि किसको कितना कहाँ से मिला। लेकिन इस बॉन्ड का तो पता ही नहीं था। तो इससे ये एक तरह से काला धन जो व्यापारियों के पास था वो सफ़ेद धन में तब्दील हो रहा था, और उसके बदले में सरकार उनके लिए काम करती थी। तो ये सारी चीज़ें
बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे मोटर वाहन बनाने वाले, जो व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो चंदा दे रही थी और उसने ये तय कर दिया था कि 10 साल में डीजल की और 15 साल में पेट्रोल की गाड़ियां बंद कर दी जाएं, जिससे आप देखिए कि पूरे भारतवर्ष में, खास तौर पर बड़े बड़े शहरों में कबाड़ खड़ा हो गया है। तमाम गाड़ियां जो चलती हालत में हैं वो सब खड़ी हो गई हैं और बंदे को अपनी नई पुरानी गाड़ी बेच करके नई गाड़ी लेनी पड़ रही है और वो गाड़ी स्क्रैप कराई जा रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं से इस तरह की बातें सामने आई। ये बातें देश में बहुत उठ रही थी कि ये इस तरह का जो वाहन व्हीकल एक्ट है, इसमें इस तरह का संशोधन क्यों किया गया। क्योंकि पहले भी जब देश में गाड़ियां नहीं थी तब भी गाड़ी 40-50 साल तक चलती थी, मेंटेनेंस होता था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी फिटनेस का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता था आरटीओ के जरिए, वो बंद हो गया। अब तो सीधा का सीधा एक ही सवाल कर दिया गया है कि 15 साल में पेट्रोल और 10 साल में डीजल वाहन को ध्वस्त कर दिया जाए और उसको सड़क पर नहीं चलना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रही है और ऐसे लोग मोटा चंदा दे करके घुसपैठ बनाए हुए थे, अपने काम करा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ के जरिए इस तरह की जो व्यवस्था की है, जो पीछे से अवैध रूप से जो चंदा आ रहा था, उस पर रोक लगाई गई है। अब पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति ये सब क्या करा रहा है, कर रहा है। तो ये तो थी आज की खबरें। दूसरी खबर फिर हम आते हैं किसानों पर। किसान अब दिल्ली कूच की तैयारी में है और मैं समझता हूँ वो किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। पंजाब से जैसे ही हरियाणा में एंटर करते हैं उसको कहते हैं शंभू बॉर्डर, और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा है। वहाँ जो मोर्चा है किसानों का, आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेताओं ने दिखाया जो रबड़ की गोलियां हैं, भीतर छर्रे लगे हुए हैं लोगों के। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई और वो तमाम लोग घायल हैं, लेकिन उनके मनोबल में कोई कमी नहीं है। अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं खेतों में होकर। जब आप व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ से ड्रोन के जरिए बाकायदे अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसका सीधा अर्थ है कि किसान अब रुकने वाले नहीं हैं। और इस समय वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री पूजा पाठ में व्यस्त हैं और विदेशों में जाकर मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि शायद अयोध्या के भगवान राम के मंदिर से उनका शायद पॉलिटिकल जो करियर है वो पूरा नहीं होने वाला है। तो उन्होंने उधर कहीं मुस्लिम कंट्री में जाकर के एक नया मंदिर बनाया है और उस मंदिर का उद्घाटन किया है उन्होंने। और अपना जो भारत का गोदी मीडिया है वो सब उनके साथ है और बड़ी बड़ी लंबे लंबे कसीदे कर रहा है कि पहले वहाँ कुछ नहीं था, मंदिर बन गया, अब ये हो गया, वो हो गया। खैर, वो उनकी अपनी सोच है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसानों पर पुलिस के जरिए एक चीज़ सामने आ रही है कि जो स्थानीय पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो किसानों के साथ कम काम कर रही है। मतलब कम कहना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं कम दे रही है। लेकिन जो सुरक्षा बल है, नेशनल सुरक्षा बल है, वो जमकर के किसानों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी उन्होंने ये भी कहा है इस किसान मोर्चा ने कि हमारे तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उधर मुंबई से चले थे उन्हें भोपाल में गिरफ्तार किया गया, छत्तीसगढ़ से चले थे उनको वहीं पर बैठा लिया गया, कई ट्रेनें रोक करके किसानों को उतार लिया गया है। तो अब देखना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका क्या होगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि स्वामीनाथन जी, जिन्होंने किसानों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, उनकी बेटी ने कहा है कि ये किसान क्रिमिनल नहीं हैं, ये किसान हैं। कल ही एक किसी कार्यक्रम में खड़े होकर के उन्होंने बाकायदे किसानों के पक्ष में आवाज़ लगाई है और उनके सामने
आने से मैं समझता हूँ उन्होंने भारत रत्न को, अपने पिता को जो भारत रत्न मिला है उसको एक बगल करते हुए कहा कि ये ज़्यादती है कि किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। साथ में अब देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हलचल ये है कि अब जयंत क्या कहेंगे। जयंत के किसान वोटर जिनके ऊपर लाठीचार्ज, जिनके ऊपर अश्रु गैस, रबड़ की गोलियां दागी जा रही हैं, उसके लिए क्या जयंत अब आवाज़ उठा पाएंगे या अपने दादा को भारत रत्न मिलने तक ही उनकी राजनीति सीमित रहेगी। तो मैं समझता हूँ ये दो पैरेलल भारत रत्न की हमने बात की है कि एक भारत रत्न की बेटी खुलेआम किसानों के साथ आ गई है और दूसरे भारत रत्न का पोता अभी तक कुछ बोलने से बच रहा है, नाकामी छुपा रहा है, क्योंकि उसने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, उनके राजनीतिक करियर के ऊपर भारी पड़ने वाला है। खैर जो भी है वो उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन हमने तो आपको अपनी बात बताई है कि इस तरह के लोग भी होते हैं और इस तरह के लोग भी होते हैं। दोनों तरफ की बात हमने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को वायरल भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। उन सभी संशोधनों को रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले 15 दिनों में आए हैं और भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें लौटाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संवैधानिक पीठ ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई 3 दिनों तक चली, आज फैसला आ गया। हम आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवाल, इस सवाल को कोर्ट तक ले जाने वाले हीरो की भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कई लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। वे हताशा से गुजरे हैं, निराशा में डूबे हैं और आज उम्मीद से लबालब हैं। 10 साल में लोकतंत्र बचाने के कई मोर्चों पर उन्हें हार मिली है। इस जीत ने उन तमाम हारों का हिसाब आज बराबर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। गोदी मीडिया के कितने पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे? इलेक्टोरल फंड को लेकर सारे सवाल आज सही साबित हो गए। क्या पता एक दिन पीएम केयर फंड को लेकर भी यही हो जाए। जो सरकार चुनावी चंदे के मामले में इतना दुस्साहसी, असंवैधानिक कदम उठा सकती है, उसे आज जवाब देना चाहिए था कि उसने ऐसा क्यों किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है, इसी सवाल पर वे पहली बार, 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दो के दम पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने चुनावी मशीनरी का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ईडी के सहारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, पार्टी में तोड़फोड़ की गई, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे विपक्ष की आर्थिक क्षमता को कमजोर कर दिया गया। देखते देखते भारत की राजनीति से विपक्ष तेजी से गायब होने लगा। उसकी मौजूदगी लाचार, बेबस, हताश राजनीतिक इकाई के रूप में रह गई। नरेंद्र मोदी की सरकार 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यह मामूली फैसला नहीं है। एक असंवैधानिक व्यवस्था के सहारे इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म हुआ। धर्म की राजनीति का तूफान पैदा कर दिया जाता है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। गोदी मीडिया, जो अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जो संवैधानिक धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है, उसका फोटो लेकर धर्म रक्षक बन जाता है। और जनता ने भी इन सवालों की परवाह नहीं की।
मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहते हुए रद्द कर दिया है। भारत के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ। आज वो फ्रॉड धर लिया गया। राहुल गांधी ने लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए, आज वे भी सही साबित हो गए। एक नेता जो चुनावों में लगातार हारता है मगर उसके उठाए सवाल लगातार सही साबित होते जा रहे हैं। 18 नवंबर 2019 का राहुल गांधी का यह ट्वीट है। राहुल ने अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब यही नया भारत है जहां रिश्वत और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। राहुल ने तब हफ पोस्ट की एक रिपोर्ट ट्वीट की थी जिसमें तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल देखे जा सकते हैं। आज यह तस्वीर इतिहास का शिलालेख बन गई है। हफ पोस्ट अब बंद हो चुका है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी की एक और भ्रष्ट नीतियों का सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार बन गई तो इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस चुनाव हार गई मगर आज वही काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो गया। गोदी मीडिया इस सवाल को लेकर तब भी चुप रहा, अब भी चुप रहेगा। मगर कुछ पत्रकार थे इक्का दुक्का ही जो अपना पेट काट कर, लोगों से चंदा जमा कर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी घटनाओं पर, उसके फ्रॉड पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज उनके इरादों की भी जीत हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले नरेंद्र मोदी सरकार का एक फैसला असंवैधानिक घोषित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केवल फायदे का लेन देन है। क्विड प्रो क्यों है? इसका मतलब यही हुआ कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ, हजारों करोड़ों का चंदा लो, उन्हें लाखों करोड़ का मुनाफे का अवसर दो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जन प्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में किए गए संशोधन से कॉर्पोरेट द्वारा असीमित चंदा दिया जाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड जारी करने वाले स्टेट बैंक से कहा है कि सबसे पहले बॉन्ड की बिक्री तुरंत बंद की जाए। 3 हफ्ते के भीतर जिन व्यक्तियों और कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी जानकारी तैयार की जाए। हर बॉन्ड जो जारी किया गया है उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बॉन्ड को किसने खरीदा, किस पार्टी को मिला, कितने का था और किस दिन भुनाया गया, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन बॉन्ड को भुनाया नहीं गया है और जिनके समाप्त होने में अभी 15 दिन शेष हैं, राजनीतिक दलों को वह बॉन्ड लौटा देना पड़ेगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूं कि अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला कपिल सिब्बल कोर्ट ने नहीं दिया। ये फैसला ये दर्शाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। जो नागरिक है उसको पता होना चाहिए कि कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किस पार्टी को गया, कितना पैसा दिया और किसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये पारदर्शिता लाई गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा। दूसरी बात ये है कि इसके द्वारा ये भी साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बाधाएं खत्म की गई संशोधन की वजह से, इनकम टैक्स एक्ट की संशोधन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट, पीपल्स एक्ट की संशोधन की वजह से, कंपनीज एक्ट की संशोधन की वजह से ये जो संशोधन किया गया है ये गलत है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो संशोधन किया गया वो इसलिए किया गया कि कानून इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले कोई भी कंपनी जो मुनाफे में चलती है उसका 10% एवरेज मुनाफा वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। अब वो लिमिट खत्म हो गई, वो बाधा खत्म हो गई। इस कानून द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा कितना भी पैसा दे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है वो भी गलत है। और तीसरा, जो रिप्रेजेंटेशन टैक्स में पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता है कि 20,000 से कितना पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, वो भी संशोधन की वजह से नहीं बताना पड़ेगा। तो तीनों चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जानकारी 3 हफ्ते में इस कोर्ट के
फैसले के 3 हफ्ते में जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानकारी 1 हफ्ते में अपनी वेबसाइट पे उसको शामिल करेगी, ताकि देश के नागरिक को ये पता चल जाए कि कितना पैसा कौन से उद्योगपति ने या कौन से नागरिक ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को। और ये तो साफ जाहिर है कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला है, क्योंकि लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा इकट्ठा किया है और उसके द्वारा इन्होंने प्रयास किया है और ये सफल भी रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल इनका मुकाबला कर ही ना पाए। जो राज था उसका पर्दाफाश होने जा रहा है जब सारे डिटेल्स सामने आएंगे और साफ साफ हो जाएगा कि बीजेपी को कौन कौन सी कंपनी चंदा दे रही थी, कौन कौन से उद्योगपति चंदा दे रहे थे और सरकार उस कंपनी और उद्योगपति के फायदे के लिए क्या क्या कर रही थी, गोदी मीडिया उसके पीछे पीछे क्या कर रहा था। 2014 के बाद से बीजेपी का कोई भी चुनावी अभियान देखिए, रैलियों की सजावट से लेकर अखबारों और चैनलों में विज्ञापन तक देखिए, राजनीति में पैसे के घोषित अघोषित ज्ञात अज्ञात खर्चे के सारे सवाल ही गायब हो गए। सबको दिख रहा था मगर कोई पूछ नहीं रहा था। धर्म के नाम पर लोग तमाम तरह के अधर्मों को बर्दाश्त कर रहे थे। लगातार खबरें छप रही थीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाला चंदा सबसे अधिक बीजेपी के पास जा रहा है। 6,500 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला है। बॉन्ड के अलावा चंदे के रूप में भी कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का आंकड़ा है कि 2022-23 में जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड बिके हैं उसका 90% बीजेपी को गया है। 2022-23 के बीच कॉर्पोरेट ने 850 करोड़ का चंदा दिया, इसमें से 719 करोड़ का चंदा केवल बीजेपी को गया, कांग्रेस को मात्र 79 करोड़। तो इस तरह कई हजार करोड़ रुपए के चंदे से बीजेपी पैसे के मामले में सबसे ताकतवर पार्टी हो गई और आर्थिक क्षमता के हिसाब से भारत के राजनीतिक दलों के बीच भारी असंतुलन पैदा हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी। मोदी सरकार की गारंटी। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ही इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव किया है मगर उसकी दलीलें आज काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। यह ऐसा फैसला है जिसकी गूंज बाहर कम सुनाई देगी क्योंकि गोदी मीडिया इस पर घनघोर कवरेज नहीं करेगा। इसकी जगह आपको मंदिर का फोटो दिखाएगा ताकि आप भूल जाएं कि भारत के लोकतंत्र के साथ इस बॉन्ड के जरिए कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था। 2017 में जब यह बॉन्ड आया तभी से इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। पुरानी खबरें निकाल कर देखिए, लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए शुरू में जो कॉन्सेप्ट नोट बना वो किसी अधिकारी के लेटर पैड पर नहीं बल्कि सादे कागज पर बना। यह खेल हो रहा था। ना तो सादे कागज पर तारीख थी, ना ही किसी का दस्तखत। पूर्व अधिकारियों ने इस कागज को देखकर बताया है कि बाहर से किसी ने लिखा है और इसकी भाषा अधिकारियों की नहीं लगती है। 18 नवंबर 2019 के नितिन सेठी की यह रिपोर्ट देखिए। नितिन सेठी ने तमाम दस्तावेजों के साथ इस फ्रॉड को तभी उजागर कर दिया, बता दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार इस पर आपत्ति जताई कि इस तरह से बॉन्ड नहीं लिया जा सकता है। तमाम बैंकों ने कहा कि इससे धोखाधड़ी बढ़ जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग 2017 का बजट पेश होने वाला था, इसी में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा होने वाली थी। इसके जरिए कॉर्पोरेट से मोटा चंदा समेटने के लिए कानूनी जुगाड़ निकाला जा रहा था। बजट
पेश होने जा रहा है और किसी को पता नहीं कि ऐसा कानून आ रहा है। बजट पेश होने से 4 दिन पहले रिजर्व बैंक से राय मांगी जाती है। इतना बड़ा फैसला और आखिरी मिनट में रिजर्व बैंक से राय मांगी जाती है। तब के राजस्व सचिव हंसमुख अधिया के जवाब के अनुसार तब तक वित्त विधेयक की कॉपी छप गई थी। फिर भी रिजर्व बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराता है, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक की आपत्ति गोपनीयता को लेकर थी, तो जवाब मिला कि दान देने की गोपनीयता ही इसका उद्देश्य है। बजट पेश करने से 4 दिन पहले एक सीनियर टैक्स अफसर को कुछ गड़बड़ियां नजर आती। उसे इरादा समझ आ जाता है कि इसके जरिए बड़े कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पहचान छिपा लेंगी और बेपनाह दौलत राजनीतिक दलों के आगे बिछा देंगी। यह तभी मुमकिन होगा जब भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम में बदलाव किया जाए। उसी दिन वित्त मंत्रालय की तरफ से रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को ईमेल भेजा जाता है और उनसे तुरंत टिप्पणी मांगी जाती है। 30 जनवरी 2017 को रिजर्व बैंक कहता है कि उसके अधिनियम में संशोधन करने से गलत परंपरा शुरू होगी, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगी, पैसा किसी तीसरी पार्टी का होगा और खरीदने वाला कोई और होगा। इससे पारदर्शिता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। है ना ये कमाल। रिजर्व बैंक और वित्त विभाग के अफसर को यह शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगी। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विपक्ष के न जाने कितने नेता जेलों में बंद कर दिए गए। भ्रष्टाचार के हर दूसरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना दिया जाता है ताकि जेल में ही सड़ते रहे और बेल ना मिले। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यक्ति से ज्यादा असर कंपनियों का होता है। कंपनियां मनमाने तरीके से चंदा दे सके, इसके लिए मनमाने तरीके से कंपनी एक्ट के सेक्शन 182 में संशोधन कर दिया गया और इसी के साथ कंपनी और व्यक्ति दोनों को बराबर कर दिया गया। जबकि चंदा देने वाले एक व्यक्ति की तुलना में कंपनी अपने चंदे के बदले राजनीतिक दल और उसकी सरकार से कहीं ज्यादा बड़े फायदे हासिल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इन संशोधनों से मुनाफे और घाटे में चल रही कंपनियों के बीच के फर्क को मिटाना मुश्किल होता है, इसलिए इन संशोधनों को रद्द कर दिया गया। यह बात हमने तब भी बताई थी जब अदानी पूर्व एनडीटीवी में प्राइम टाइम किया करता था कि इस संशोधन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हो सकता है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई प्राइम टाइम किए। बाद में अपने यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर भी इस मुद्दे को लेकर विस्तार से कवरेज किया। तब से बता रहा हूं कि इस बॉन्ड के बाद लोग कागजी कंपनियां बनाकर चंदा देने लग जाएंगे और आज ये आशंका सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई। ये तो नहीं कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, क्योंकि ये तो बात की तो तफ्तीश की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात। तो जब हमें क्विड प्रो को पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो FIR दर्ज होगी, ईडी का मुकदमा दर्ज होगा। हम प्रयास करेंगे, लेकिन जो इनका इतिहास रहा है ये इसको दर्ज नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई अब कानून नहीं आ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि ये असंवैधानिक है तो जो पुराना कानून लागू था वही लागू रहेगा। उसमें अगर संशोधन लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन ये स्कीम रद्द की गई है और इसके द्वारा जो भी पैसा कमाया है भाजपा ने, तो लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपया कमाया है, उसका फिर उसके द्वारा इन्होंने अपनी संपत्ति के अपने दफ्तर बनाए, शायद RSS के दफ्तर बनाए, खर्चा किया, एयरप्लेन्स में जो MLA ले जाए गए बाकी प्रदेशों में ताकि सरकारें गिराई जाए, ये काम इन्होंने किए इसी पैसा के द्वारा। तो और इससे कोई काले धन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि काला धन तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि सारा वाइट का पैसा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार को कहना कि काले धन की वजह से, काले धन के दुरुपयोग से हम ये कानून ला रहे हैं, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कितना काला धन यहाँ खर्च होता है, रोज खर्च होता है और इसके अलावा खर्च होता है। तो ये तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इलेक्शन का इसका कोई ताल्लुकात नहीं। ये बॉन्डिंग बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर और भाजपा, ये इसका मकसद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राजनीतिक दल चंदे का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन 2018 से लेकर 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो खेल हुआ है उसका पाई का हिसाब जनता के बीच पहुंचना चाहिए। कपिल सिब्बल कहते हैं कि मोदी सरकार का यह सबसे बड़ा घोटाला है। कोर्ट के फैसले के बाद सब सामने आ जाएगा। जनता को अंधेरे में रखने के लिए पारदर्शी का मतलब ही बदल दिया गया।
सबको पता था कि स्टेट बैंक सरकार के नियंत्रण में चलता है, तो सरकार को पता रहेगा कि किस कंपनी ने विपक्ष को चंदा दिया, किसने बीजेपी को। जो विपक्ष को चंदा देगा उसके साथ क्या हुआ, यह कहानी भी कभी सामने आएगी जब दौर बदलेगा। यही कारण है कि विपक्षी दल आर्थिक रूप से जर्जर होते चले गए। आज वो खेल पकड़ में आ गया। 1 महीने के भीतर यानी मार्च खत्म होते होते यह जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आ जानी चाहिए। मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी नहीं। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम, मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि तो कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के लिए बड़ी जीत है। सरकार के खिलाफ कई मामलों में कोर्ट से उसे निराशा मिल रही थी। पूर्व जजों ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को लेकर निराशा जाहिर की और तर्क संगत नहीं बताया। एक दिन पहले उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। 14 फरवरी का दिन भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे उदास करने वाला दिन रहा कि एक युवक ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। 14 बार उसके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इन सभी को याद करते हुए, सामने रखते हुए आज के फैसले को देखिए। शायद इसीलिए आज का फैसला एक ऐसा फैसला है जिसने चंद उद्योगपतियों के हाथ में चुनावी व्यवस्था के गुलाम बन जाने की एक बड़ी कोशिश रोक दी। और वो कोशिश कौन कर रहा था आप जानते हैं और मैं बता चुका हूं। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, शादान फरासत, निजाम पाशा, विजय हंसारिया ने बहस की। आज सिब्बल अपने घर में ही मीडिया से घिरे रहे। तबियत ठीक नहीं होने के कारण फैसले को ऑनलाइन ही सुना। मगर ऐसे कितने सवालों को लेकर सिब्बल और प्रशांत भूषण और निजाम पाशा जैसे वकील हालात से लोहा लेते रहे हैं। क्या बाकी वकीलों को यह सब सवाल नजर नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें आज के दिन नहीं लग रहा होगा कि उन्हें भी ऐसे वक्त में अपनी संवैधानिक भूमिका निभानी चाहिए? इन सभी वकीलों ने अपने वकील होने का आज फर्ज निभा दिया। इन वकीलों की बदौलत ही इतना बड़ा चुनावी घोटाला भारत के सामने आ सका है। इस मामले में याचिका दायर करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर है, कॉमन कॉज है, सीपीएम पार्टी है और कांग्रेस की नेता जया ठाकुर है। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एडीआर की रिपोर्ट लगातार छप रही थी। जगदीप छोकर लगातार लिख रहे थे, बोल रहे थे कि चंदा केवल बीजेपी को जा रहा है, ये बॉन्ड एक किस्म का घोटाला है। इन सभी की बात आज सही साबित हो गई। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो 2017 में कोशिश की गई थी कि हमारे चुनाव व्यवस्था में एक ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि जिसमें जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको जितना पैसा मर्जी कोई भी दे दे और उसका पता किसी को भी ना लगे, तो वो एक गड़बड़ को हटा दिया गया है। ये जो हमारे चुनाव सुधार पहले था वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं था, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो एक नई दिक्कत 2017 में लगाई गई थी वो आज हट गई है और इससे ये देशवासियों को मेरे ख्याल में यकीन होगा कि संविधान में अभी भी विश्वास रखना पॉसिबल है और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो कानून को एक ही तरीके से सबको अप्लाई करती है और इसमें जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही थी, अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई थी, उसको लेवल कर दिया गया है। और दूसरे जो वोटरों का या नागरिकों का सूचना के अधिकार का हक था कि उनको सूचना मिले राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में, वो भी बंद हो गया था, उसको भी इन्होंने हटा दिया है। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को और ख़ास तौर पर सत्तारूढ़ दल जो हैं उनको इससे बहुत सबक मिलना चाहिए और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हथकंडे अपनाने से वो देश के चुनाव व्यवस्था को अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं। पहले ही हमारे देश में लोगों को सही से जानकारी नहीं होती थी कि कहां से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा चंदा पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैश में आता था, वो बताती ही नहीं थी कि किसने उनको कैश दिया है।
लेकिन जो बैंकिंग चैनल से पैसा आता था उसके बारे में लोग जानकारी रख पाते थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने वो जो पैसा बैंकिंग चैनल से आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो भी गोपनीय बना दिया। तो ये तो पूरी तरह से लेजिटिमाइज हो गई कि असीमित पैसे आते रहे पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वो चाहे बैंकिंग चैनल से आए चाहे कैश से आए, लोगों को बिल्कुल मालूम ही ना पड़े कि कौन पैसे दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, और ये पूरे पर्दे के पीछे काम चलता रहे, जो कि हम जानते हैं भ्रष्टाचार की जड़ रही है। किकबैक्स जो होते हैं पूरे तमाम, जो करप्शन होती है, पॉलिटिकल करप्शन है, हाईएस्ट लेवल्स पे करप्शन है, वो इसी तरीके से हमारे देश में होती आई, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से उसको पूरी तरह से लेजिटिमाइज भी कर दिया गया, जो पैसे बैंकिंग चैनल से आ रहे थे उसके लिए भी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें कोर्ट ने यही कहा है कि किसी भी लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता कि जो लोग वोटर हैं, जो सिटीजन हैं, वो ये ना जान पाए कि किसने पैसे दिए पॉलिटिकल पार्टी को। अब से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से फंड्स नहीं ले पाएंगी। एडीआर के जगदीप छोकर के साथ साथ रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश बत्रा ने अनगिनत आरटीआई किए। वे भी इस जीत के नायक हैं। उनकी जानकारी ने इस फ्रॉड को हर तरफ से घेर लिया। कभी वे नासिक के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पूछा करते थे कि कितना बॉन्ड प्रिंट हुआ है, तो कभी राजस्व विभाग से। सरकार के ही कई विभागों में आरटीआई दायर कर लोकेश बत्रा ने उस दौर में वो कर दिखाया जब कई लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोकेश बत्रा ने यह भी उजागर कर दिया कि पारदर्शी होने के नाम पर यह बॉन्ड लाया गया, मगर सरकार डिजिटल पेमेंट से बचना चाहती थी। आखिर दुनिया भर को डिजिटल पेमेंट का लेक्चर देने वाली सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में केवल डिजिटल पेमेंट से क्यों बच रही थी? सरकार जानती थी कि लोकेश बत्रा जैसे लोकतंत्र के सच्चे सिपाही आरटीआई करेंगे, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को आरटीआई से अलग किया गया। यानी कोई नहीं जान सकता था कि किस कंपनी ने चंदा दिया, किसने बॉन्ड खरीदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करना आरटीआई का भी उल्लंघन है। Easily one of the most aesthetically दिन एक पत्र लिखा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा ब्यौरा दिया जाता है, उसके नीचे लिखा जाता है कितने सर्विस चार्ज है, उसको वो ये लोग कमीशन बोलते हैं। और जो कमीशन है वो डिजिटल पे अलग लगती है और जो फिजिकल पे अलग लगती है। फिजिकल में लोग मानते हैं चेक और ड्राफ्ट। स्टेट बैंक जो है वो केवाईसी करता है, उसको पता है किसने खरीदा, और हर इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो प्रॉमिसरी नोट है उसके ऊपर एक सीक्रेट डिजिटल एक नंबर होता है जो कि यूवी लाइट में दिखता है। तो जो एनकैश करेगा बैंक ब्रांच, उसको पता है ये बिका ये जेन्युइन है कि फ्रॉड है। तो बैंक के पास ये पता होता है किसने किया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया। और दूसरा ये है कि बैंक से कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लाइक ईडी, सीबीआई कुछ पूछ सकते हैं, हमें ये नहीं पता। उसके पूछने का मतलब गवर्नमेंट को भी पता होता है। आरबीआई कहता था, पहले तो मान नहीं रहे थे, जब उसके बाद बहुत दबाव डाल दिया और उनका जो आरबीआई एक्ट 51 को अमेंड कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कम से कम, क्योंकि ये करेंसी बनाना हमारा चार्टर है, हम बनाएंगे, हम छापेंगे, बेचेंगे। वो गवर्नमेंट ने नहीं माना, उन्होंने कहा हम किसी और बैंक को ऑथराइज करेंगे, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर दिया, आरबीआई से वो भी छीन लिया। उसके बाद भी आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उन्होंने बार बार पूर्व हमारे लेट अरुण जेटली जी को पत्र भी 2-3 लिख के, और ये सितंबर के 2017 तक लिखते चले गए। वो ये कह रहे थे कि अगर आपने करना है तो इसमें तो शेल कंपनी बन जाएगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कम से कम इसको डिजिटल डीमैट जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में जो बिकते हैं उस तरीके से बेचे जाए। सरकार ने उनके जवाब में लिखा, जो तो अपने सेक्रेटरी थे, कि वो तो हमारा सारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा, हम चाहते हैं कि जो डोनर है उनका नाम सीक्रेट। तो मतलब पूरी फाइलों में एक ही चीज था, किसी तरीके से जो डोनर्स हैं, जो पैसा डोनेट करते हैं, उनका नाम बाहर है। इसके चक्कर में उन्होंने, इसकी वजह से उन्होंने सभी लॉ बदले गए।
तो कितना कुछ हो रहा था, मगर सरकार को पता था कि दबदबे की राजनीति के लिए धन चाहिए और धन मिलता रहे, कॉर्पोरेट खुलकर उसकी पार्टी को धन दे सके, इसलिए कानून चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दूसरे दलों को चंदा नहीं मिला, मगर सबसे अधिक और कई गुना अधिक चंदा बीजेपी को ही मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए फाइनेंस बिल का सहारा लिया गया, 2018 में इसे नोटिफाई कर दिया गया। चुनावी चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा करने के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, मगर इसे लाने का तरीका भी फ्रॉड था और जिस इरादे से लाया गया वो भी फ्रॉड निकला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो जाता है, कॉर्पोरेट चंदा देगा तो उसका नाम और चेहरा गुप्त रहेगा। आप पैसे का लेन देन करें तो आपका आधार और पैन कार्ड एक दूसरे से खाते से जोड़ दिया जाता है, आपकी सारी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती है और राजनीतिक दल मूल रूप से बीजेपी को छक्कर चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी आपसे गुप्त रहेगी। यह खेल आपको अब भी समझ जाना चाहिए। याद रहना चाहिए कि शुरू में रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग दोनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। संसद में इसके पास हो जाने के बाद तक चुनाव आयोग ने लिखित रूप में कानून व न्याय मंत्रालय से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते राजनीतिक दलों को विदेशी स्रोत से मिलने वाले अवैध चंदे को छिपाने में सहायता मिलेगी। रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई के जरिए इन आपत्तियों के कागजात निकाले थे, जिसके बाद नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। सवाल उठ रहे थे कि चंदा देने वाला शेल कंपनी बनाएगा, काला धन राजनीतिक दलों के यहां खपा देगा। तब तो चुनाव आयोग भी चाहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वापस ले लिया जाए। कानून मंत्रालय ने इन आपत्तियों को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया, मगर वित्त मंत्रालय ने अनदेखा कर दिया। फिर भी अक्टूबर 2018 के अंत तक चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लेने की बात करता रहा। इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अनदेखा कर दिया। तो किसान आंदोलन के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का ये कार्यक्रम जो रवीश भाई के द्वारा आपने सुना, कैसा लगा आप ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।